चलो स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब अपने आ रहे हैं लास्ट चैप्टर ऑफ आवर सब्जेक्ट बिजनेस मॉडल। तो जो फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है ना, उसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में किया गया है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू शुड, मतलब एक होता है ना स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई पता है मॉडल बनाना है, बट स्टार्ट कैसे करें, रेवेन्यू से करें, कॉस्ट से करें, या फिर डायरेक्ट बिजनेस एनालिसिस करें, हाउ डू वी बिगिन। तो ये बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है कि कैसे अपने को वो जर्नी आगे बढ़ाना है। तो प्रैक्टिकली वाइज, प्रैक्टिकल स्पीकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे ये थोड़ा ओपन टू इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रैक्टिकली एक टच देता है अपने को कैसे काम करना। अब प्रैक्टिकली तो बहुत सारा सिनेरियोज आ सकता है, सब कुछ तो बुक में नहीं होगा, चाहे वो करिकुलम हो चाहे इसके वाइज। तो इसीलिए ये अपने को कंसेप्ट में थोड़ा और ज़्यादा जाना कि इफ़ समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कम्स इनटू प्ले इन द एग्जाम, वी नो हाउ टू टैकल इट। ऐसा नहीं है कि भाई जो जो यहाँ से पढ़ा है यही आ सकता है, इसके बाहर भी डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मॉडल क्या होता है? बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है? अभी इसी को और ब्रेक कर दो। प्लान्स क्या क्या चीज़ का हो सकता है बिजनेस में? प्रॉफिट कितना हो सकता है? चलो ठीक है, अब इसको और ब्रेक करेंगे। प्रॉफिट कैसे होता है, सेल कितना होता है, और प्रॉफिट का दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? एक सेल हो गया, एक और सेल माइनस प्रॉफिट क्या होता है? एक्स प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट। सेल्स हो गया, कॉस्ट हो गया, ये सब ब्रेक करना। अब सेल को ब्रेक करेंगे इनटू पार्ट्स। कहाँ से सेल आ रहा है, कितना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कौन सा में मार्जिन ज़्यादा है, ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑफलाइन बेच रहे हैं, बस ये बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस फंक्शन ए कैसे करेगा, आपका टारगेट कस्टमर्स कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेन ड्राइवर्स कौन सा है आपका बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल डिमांड इज अ वेरी बिग ड्राइवर इन योर बिजनेस। तो डिमांड, अब डिमांड अगर है तो मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, सब्सटीट्यूट्स का दाम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जहाँ तक है आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं हो, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। तो ये सब फैक्टर्स अपना बिजनेस मॉडल में रहता है। ठीक है, A successful firm must provide a product or service, find customers, deliver the product and service and make a profit। मतलब बिजनेस करना। बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन ये कैसे होता है, हाउ इट डज इट, हाउ वी विल प्रोवाइड इट, सेल इट एंड मेक अ प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन, इट इन्वॉल्व्स आंसरिंग द क्वेश्चन हु, व्हाट, हाउ, वेयर एंड हाउ मच। कितना करना है, किसको करना है, क्या बेचना है, कैसे बेचना है और कहाँ बेचना है। वापस से, कितना बेचना है, किसको बेचना है, क्या बेचना है, कैसे बेचना है एंड कहाँ बेचना है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, और मान लो ऑनलाइन गए तो कौन सा प्लेटफॉर्म, बहुत प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन बेचना है तो कौन सा सिटी का कौन सा कोना में करना है। इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल। अब बिजनेस मॉडल शुड डू द फॉलोइंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपना एग्जाम के लिए तो ठीक है इंपॉर्टेंट है ही, प्रैक्टिकल के लिए मतलब ये सब मेन है जो अपने को करना है। इसके बिना आप फाइनेंशियल मॉडलिंग स्टार्ट क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। आइडेंटिफाई द फर्म्स पोटेंशियल कस्टमर्स, किसको बेचना है, यहाँ पे हम लोग साइड में लिखेंगे टारगेट कस्टमर्स। जैसे कोई ऐड चला रहे हैं, तो मान लो अभी CFA पढ़ा रहे हैं, तो इसका अगर ऐड हमको चलाना है तो आई मोस्टली टारगेट कॉलेजेस कि कॉलेज स्टूडेंट देखें। कोई ऐसा सिटी में या कोई ऐसा जगह में जहाँ पे ओवरऑल एज सबका 40 प्लस है, 50 प्लस है, 60 प्लस है, वहाँ पे चला के कुछ नहीं पढ़ पाते। कितना ही सक्सेसफुल रन हो जाए, नहीं आने वाला। बट कॉलेजेस में वही ऑडियंस है जिसको केटर के लिए, जिसके लिए है, तो मच मोर बेटर। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका ये प्रोडक्ट आपको किसको बेचना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई 50 साल का आएगा तो उसको मना कर देंगे नहीं आपके लायक सेफ नहीं है या आपके लायक ये प्रोडक्ट नहीं है। बट मेजरली हम लोग को क्या करना है, उन लोग को भी टारगेट करना है कि इन लोग से ही अपनाएगा। अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग में कैसे घुसेगा तुम लोग को बिजनेस में 3 क्लास में डिवाइड करना है योर कस्टमर्स। तुमको हाई क्लास को टारगेट करना है, मिडिल क्लास को टारगेट करना है
लो क्लास को टारगेट करना। अब ये तीनों में आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद तुम एज फैक्टर में घुसोगे कि मिडिल क्लास में तुम लोग को लेट्स से अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, या उन लोग जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इन लोग को टारगेट करना है, जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, इन लोग को टारगेट करना है। ऐसे कर करके आप ब्रेक करते रहोगे। देखो, potential customers can be defined in many ways. Every consumer in a geographic area, to only dog owners, to only the home country's military in case of a weapon, कि हम बाहर नहीं बेचेंगे, अगर वेपन सप्लाई करें तो घर यहीं पे करेंगे कंट्री में। This characterization is called segmenting. बाकी कुछ नहीं करना, only headings. टारगेट कस्टमर्स को भी सेगमेंटिंग बोल सकते हैं। डिस्क्राइब द की एसेट्स एंड सप्लायर्स ऑफ द फर्म, कि भाई ये कैसे करें, तो भाई कहीं से तो प्रोक्योर करना पड़ेगा या फिर खुद मैन्युफैक्चर करो, फायदे में वही चीज बोलो। फर्म्स प्रोडक्ट और सर्विस, कि भाई करना क्या है आपको, अब करना क्या है। मान लो अपना प्रोडक्ट देख लिया, अब देख रहे भाई ये सेम प्रोडक्ट वो बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट, तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया। अब उसका मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स आपका मॉडलिंग में कुछ आना चाहिए। अगर मान लो थोड़ा सा डिफरेंट है, मान लो हम लोग का क्वालिटी थोड़ा इंफीरियर है या सुपीरियर है, आइदर वे वर्क्स, तो प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप घुस जाओगे या फिर ओलिगोपोली में घुस जाओगे। उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितना कॉन्सेंट्रेटेड, तो फिर उस मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स घुसा के आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सॉरी, ठीक है। हाउ विल द फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विस, कैसे बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, फिजिकल स्टोर करना है, अब पहले होता था कि अभी बहुत कम हो गया कि एक सेल्स पर्सन अपॉइंट कर लिए, वो घर घर जाके प्रोडक्ट बेचता, उसके पास एक बैग होता, उसी में से निकाल के वो दे देता, तो वो सब हो गया डायरेक्ट सेल्स थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर मान लो हम अपना दुकान कर लिया फिजिकल जगह में, वहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट आके माल बेच रहा है, वो भी डायरेक्ट सेल्स। जब तक देयर इज नो इंटरमीडियरी, इट इज डायरेक्ट सेल्स। या देखो, या इंटरमीडियरी जैसे अपना ये एजेंट जो जाके डिलीवर करेंगे उस टाइप से, तो वो सब डायरेक्ट सेल्स पे आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे जो होलसेलर्स रिटेलर्स का जो बात कर रहा है, इट इज समथिंग लाइक, सपोज करो हम कोका कोला का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब हम तुमको माल दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे कि तुम अलग अलग, मैंने सब लोग का अलग अलग कोना में दुकान, हम सबको माल सप्लाई करें। अब उसका क्या रूल होता है ना, अगर माल नहीं बिका ना, हम वापस ले लें, तो यू आर जस्ट अ वे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, यू डोंट हैव रिस्क ऑफ द प्रोडक्ट। वो इस डेफिनेशन का डायरेक्ट सेल्स। व्हेन द इंटरमीडियरी डज नॉट हैव रिस्क ऑफ द प्रोडक्ट, जो घर घर जाके माल लेके जा रहा है ना, वो नहीं बिकेगा, वापस आके वापस में छोड़ देगा, उसको खरीदने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट केस में अगर आपके पास रिस्क का ट्रांसफर हो गया ना, तो हम तो सेल कर दिया ना तुमको, तब वो इनडायरेक्ट होता है, तब वो डायरेक्ट नहीं। डिफरेंस समझ लो, बहुत छोटा है। अगर हम आपको बेच चुका है, आप किसी और को हायर मार्जिन पर बेच रहे हो, तो रिस्क तुम्हारा अगर नहीं बिके, तो मेरा रिस्क खत्म हो चुका, मेरा सेल कंप्लीट हो चुका, पैसा चाहे 1 महीना बाद आ जाएगा, डज नॉट मैटर, लेकिन हम माल वापस नहीं लेंगे। देन इट इज अ इनडायरेक्ट सेल, क्यों हम तुमको बेच रहे, कस्टमर तक एक इंटरमीडियरी के थ्रू जा रहा है जिसका रिस्क है। अगर एक इंटरमीडियरी का रिस्क नहीं होगा, देन इट इज डायरेक्ट सेल्स। कंफ्यूज होगा? हाउ द फर्म विल डिलीवर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज, जैसे ये वाला जो है, इसको सर्कल कर लो, इसको इनडायरेक्ट लिखो, ये डायरेक्ट के अंदर नहीं आता। And how the firm will deliver the product and service. These answers are known as the channel strategy. इसको हम लोग लॉजिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। एक और वर्ड हमको याद नहीं आ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली ये सब एक ही वर्ड है।
स्ट्रैटेजी दैट इंक्लूड्स बोथ डिजिटल एंड फिजिकल चैनल्स इज नोन एज ओमनी चैनल। आप अपना दुकान भी खोल रहे हो, आप अमेजोन में भी माल बेचते हो, दैट इज ओमनी चैनल। Firms that sell to other businesses B2B sell to directly to consumers and known as B2C. B2B में तुम लोग का मार्जिन नॉट प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट अलग है, मार्जिन अलग है, कर चुके अपने एफएसए में। मार्जिन इज लो, वॉल्यूम इज हाई। B2C में उल्टा होता है, मार्जिन जो है आपका हाई होता है लेकिन आपका जो वॉल्यूम होता है वो फ्लो होता है। फाइनली जो भी आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो आप डिसाइड करो। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किस किस तरह का होता है जो बिजनेसेस लगाते हैं वो अपने पढ़ने जा रहे हैं। Companies with undifferentiated products called commodity producers are price takers। यहाँ पे लिख लो perfect competition, same है product। Industries with fewer competitors or highly differentiated products enjoy pricing power। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, imperfect competition। ये perfect competition, ये imperfect competition। Companies may also be able to charge a premium by including services or features that are valued by the customer। जैसे वारंटी, आपको 2 साल का वारंटी ज़्यादा चाहिए, आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा तो मिल जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस चाहिए 3 तो नॉर्मली 1000 रुपये, आप एक बार अभी पेमेंट कर दो, 600 रुपये में आप 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब सपोज तीनों जन आए कोर्स परचेज करने, उसको हम 30,000 में पिच किया, तुमको हम 35 में पिच किया, उसको हम 40 में पिच कर रहे हैं। दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइस होगा। डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स और एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। कॉमन एग्जांपल्स आर टीयर्ड प्राइसिंग। अब वॉल्यूम ऑफ परचेज मतलब अब मान लो इसको हम 30 इसीलिए पिच किया क्योंकि 4 कोर्स एक साथ परचेज करेंगे, तुमको हम 35 पिच किया था क्योंकि तुम लेट्स से 2 कोर्स परचेज कर रहा है, वो एक ही कर रहा था, उसको 40 पिच कर रहा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। दिस इज टीयर्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट डायनामिक प्राइसिंग। ये क्या होता है, सपोज करो आप बीच में मूवी का निकला था, अभी तो शायद बंद हो गया पीवीआर का, कि मंडे टू फ्राइडे जाओगे तो शायद 1 पे 1 फ्री था या 150 में टिकट था, कुछ एक ऐसा स्कीम निकला था, बट ओनली फॉर मंडे टू थर्सडे उस टाइप से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे लोग नहीं आता भाई, थिएटर ऐसे भी खाली रहता। तो अगर इस लालच से सैटरडे संडे का जो भीड़ है तो थोड़ा मंडे टू थर्सडे आ जाए तो उन लोग ज़्यादा प्लस में रहेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत जन देखता, हाउसफुल उन लोग बुक ही नहीं करते, तो उससे अच्छा थोड़ा भीड़ मंडे टू थर्सडे में शिफ्ट कर दो। जो भी पैसा आ, उन लोगों को रन ऐसे भी करना है थिएटर, वैसे भी थिएटर करना है, उन लोग का तो कोई वेरिएबल कॉस्ट है नहीं, तो उन लोग ऐसे करके शिफ्ट कर देता है। जैसे रेस्टोरेंट्स, तुम लोग अगर स्विगी जोमेटो में देखो जो ऑफर रहता है ना डाइनिंग में, सबसे ज़्यादा ऑफर लंच में रहता है, क्योंकि लंच को आता ही नहीं बाहर करना, खासकर वीकडे में तो कोई नहीं आता। तो भाई डिनर में भीड़ से अच्छा 2 3 4 5 कस्टमर भी अगर मंडे टू थर्सडे में अगर वो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है ना लोग, दैट इज डायनामिक प्राइसिंग। आजकल तो मूवी जब बुक करते हैं, मान लो बुक माई शो के थ्रू, तो जैसे स्लैब्स होता है ना, मतलब A, B, C, अपर मिडल और सबका अलग अलग रेट होता है मोस्टली। अब मैंने ये हम प्रैक्टिकली बता रहे थिएटर्स का क्या कंसेप्ट, पहले नहीं था, अभी हो गया कुछ टाइम से। मान लो इस सब में 100 सीट है, एंड बुक माई शो में मान लो हम लोग को 200 दिखा रहा, जो भी, या 200 150 100 जो भी दिखा रहा। पहला 70 सीट के लिए 200 दाम रहेगा। जैसे ही 70 सीट बिक गया ना, अब दाम बढ़ के 220 हो गया। जैसे 80 सीट बिक जाएगा ना, ये 240 हो जाएगा। यहाँ पर भी 200 है, लेकिन इसका 80 सीट 80% सीट बिकते ही ये 240 हो जाए, और लास्ट में ये ऐसा हो जाए। ये होता है। बुक माई शो से ऑफलाइन जाके करोगे तो भी होगा, हो सकता है बुक माई शो में अपडेट भी हो जाए। सेम इसमें भी, सेम इसमें भी।
इसको डायनेमिक, कि जैसे जैसे माल निकल रहा है, लिमिटेड माल है, दाम बढ़ा। रेलवे इसी स्ट्रेटेजी पे चलता है, इसीलिए बोलते पहले बुक कर लो, सस्ता पड़ता, क्योंकि जैसे ही आधे से ज़्यादा बुकिंग हो गया अब दाम बढ़ जाएगा। जो ब्रोकर्स होता है रेलवे का, उन लोग क्या करते हैं, एजेंट्स, जैसे ही खुला उन लोग बल्क बुकिंग मार दिया पॉपुलर जगह का, तो उन लोगों को सस्ता पड़ गया कुछ टिकट। अब टिकट का दाम बढ़ा हुआ दिखाएगा साइट में, क्योंकि उन लोग ऑलरेडी ले चुका है। अब उन लोग अगर उस प्राइस पे भी देगा, उसको क्या लगेगा, भाई तो वही प्राइस पे दे रहा है, उसका प्रॉफिट भी बन गया, उसका कमीशन भी बन गया। तो ये वैसा बिजनेस मॉडल हो गया। लिख सकते हो मूवी थिएटर, रेलवेज, रेस्टोरेंट्स, फ्लाइट्स भी देख लो, सेम कंसेप्ट। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, सॉरी, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मतलब आपका प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी है, क्या लोगों को लग रहा है सुपीरियर क्वालिटी है, तो उसके बेसिस पे आप दाम बढ़ा के दे रहे हो। A new drug that offers marginally better protection compared to existing drugs. And last, auction pricing. बोली लगाओ। प्राइसिंग मॉडल्स फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। बंडलिंग मतलब जैसे CFA का चार्जेस इज लेट्स से 25, CFA प्लस FM प्लस ACCA 50 सपोज। तो दिस इज बंडलिंग ऑफर। हम सेम प्राइस नहीं दे रहा, हम 2-3 और चीज़ ऐड कर दिया जिसका नेट वैल्यू ज़्यादा होगा, बट सिंस एक बार पेमेंट करोगे या बंडल ऑफर ले रहे हो, तीनों चारों चीज़ एक साथ ले रहे हो, तो दाम कम हो जाएगा। दिस इज बंडल ऑफर। जैसे when multiple products are complementary, furnished apartments, bundling the products may be a profitable strategy. रेजर एंड ब्लेड, अब ये क्या होता है, ये 2 प्रोडक्ट है। मान लो ये एक फ्लैश लाइट है, टॉर्च है, ये उसका बैटरी है। अब बैटरी के बिना टॉर्च चलेगा? नहीं चलने वाला। हम क्या करेंगे, टॉर्च को कॉस्ट टू कॉस्ट या लॉस में भी बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये कंडीशन रख लो भाई, या रिलेशन ऐसा बना लो कि वो बैटरी हमसे ही लेके जाएगा। तो बैटरी में क्या होगा, मेरा मार्जिन बहुत हाई होगा। तो जो सस्ता चीज़ है उसमें मेरा मार्जिन हम बहुत हाई रखेंगे। मान लो 10 रुपये में बिकता है, तो मेरा बनाने का कॉस्ट होगा मे बी 8 रुपये 7 रुपये, तो 20-30% मार्जिन होगा मिनिमम। इसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा रिकरिंग कमाई है। हर महीना तुम आके टॉर्च का बैटरी लेके जाए तो भाई उससे कमा लेंगे। सेम कंसेप्ट रेजर एंड ब्लेड का, जब हम लोग शेव वेव जो भी करता है तो उसके थ्रू ब्लेड वो हो जाता है, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, नम हो जाता, धार कम हो जाता है सो टू स्पीक, तो उतना अच्छे से शेव नहीं हो पाता। तो आफ्टर 3 to 4 शेव्स यू नीड टू चेंज द ब्लेड। तो भाई इससे जो वो रेजर वाला होता है वो तो तुम सस्ते में दे दो, उसके साथ 2-3 ब्लेड फ्री भी दे दो। अब उसके बाद जब उसको ब्लेड सूट कर गया ना, वो चेंज नहीं करेगा ब्लेड, वो वही जाके ब्लेड लेके आएगा, चाहे थोड़ा ज़्यादा ही क्यों ना डर। तो इसीलिए नाम है रेजर एंड ब्लेड। एक और फाइनल एग्जांपल, प्रिंटर एंड कार्ट्रिज। प्रिंटर कॉस्ट टू कॉस्ट दे दो, कार्ट्रिज लेकिन आपको हमसे लेना है। कार्ट्रिज में बहुत मार्जिन, और कार्ट्रिज हर महीना तुमको मिनिमम है, हर महीना तो तुमको नया लेना ही पड़ेगा। तुम यूज़ नहीं भी करेगा ना तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इंक सूख जाएगा। तो वही सेम स्ट्रेटेजी। तो 1-2 प्रोडक्ट है कॉम्प्लीमेंट्री, एक का दूसरे के बिना कुछ नहीं होगा। कंपनी में फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू सेल अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर अ लो प्राइस, लो मार्जिन्स एंड मेक प्रॉफिट्स बाय सेलिंग अ कंज्यूमेबल यूज विद इन द इक्विपमेंट। प्रिंटर एंड इंक कार्ट्रिजेस, इवन रीडर बुक्स, ठीक है, ये चाहे तो टॉर्च एंड बैटरी दे दो, और ये क्या दिया था यहाँ रेजर एंड ब्लेड, ठीक है, नाम तो ही। और यहाँ पे लिख लो अब यहाँ कंज्यूमेबल यूज विद इन द इक्विपमेंट, हाई मार्जिन, ये तो मेन था, ये तो लिखा ही।
आगे बढ़े। अब आते हैं एड ऑन प्राइसिंग। एड ऑन प्राइसिंग क्या होता है? आपको फ्रिज लेना है, बहुत बढ़िया, लेकिन इंस्टॉलेशन तो लेना पड़ेगा। अच्छा, फ्रिज के साथ आपको फ्रिज का कवर चाहिए, एड ऑन प्राइसिंग। ऑप्शंस और एड ऑन प्राइस विद हाई मार्जिन्स, क्योंकि ये सब में कुछ खर्चा है। इंस्टॉलेशन में क्या खर्चा है? मेरे ही आदमी मेरे ही स्टाफ तुमको बेच के काम करा। आर एडेड टू द प्रोडक्ट आफ्टर द परचेज डिसीजन हैज बीन मेड, कि हाँ ले लेंगे ना, हाँ ले लेंगे। अब एक एक करके खर्चा निकाल के देखो। एग्जाम्पल इज दैट मेनी प्राइसिंग ऑप्शंस में बी ऑफर्ड आफ्टर अ कस्टमर हैड डिसाइडेड टू परचेज अ गाड़ी। गाड़ी में क्या होता है? बहुत जन गाड़ी लोन के थ्रू लेता है, तो पहले एक बार लोन का बात कोई कुछ नहीं करेगा, पहले गाड़ी पसंद कर लो। अब उसके बाद कौन सा बैंक से लोन, इसका ये चार्जेस है, इसका ये चार्जेस है, इसका ये चार्जेस है, इसका ये चार्जेस है। अच्छा, उसके बाद गाड़ी का दो प्राइस होता है, एक होता है एक्स शोरूम, मैंने एक होता है मैंने शोरूम के अंदर का प्राइस, एक होता है ऑन रोड प्राइस। तो क्या होता है, जब आप गाड़ी परचेज करते हो आपको इंश्योरेंस रोड टैक्स सब पे करके ही आपको बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन जो शोरूम में प्राइस दिखता है वो शोरूम प्राइस दिखता है। जैसे मान लो 8 लाख का गाड़ी है, वो बाहर निकलते 9 लाख होता है, तो दैट इज एड ऑन प्राइस। वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ता रहेगा। अदर प्राइसिंग मॉडल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यहाँ पे लिख लो लो प्राइस टू गेन मार्केट शेयर। एग्जाम्पल जियो। इसको मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। A company offered product as low margin or even at a loss for a period of time to grow the market share and achieve a larger scale of operations. Netflix, ठीक है, अभी तो दाम बढ़ा ही जा रहा है, अभी फिर बढ़ा दिया नेटफ्लिक्स यूएस में दाम। फ्रीमियम प्राइसिंग, अब ये क्या होता है? आपका प्रोडक्ट, जैसे कोई भी ऐप स्टोर में कोई भी ऐप है, तो उसका बेसिक फीचर्स फ्री है, सारा फीचर्स अनलॉक करना तो पे करना पड़ेगा, दैट इज प्रीमियम। कि मोस्ट फीचर्स या कुछ फीचर्स आर फ्री, अच्छा फीचर्स आर चार्जेबल। ऑफर अ प्रोडक्ट विद बेसिक फंक्शनैलिटी एट नो कॉस्ट, बट सेल और अनलॉक अदर फंक्शनैलिटी फॉर अ फी। जैसे वीडियो गेम्स हो गया, एप्स हो गया, ट्रेडिंग भी हो गया, वेबसाइट्स हो गया। लास्ट हिडन रेवेन्यू, मतलब सब कुछ फ्री दे दो, जैसे मोबाइल ऐप बीच बीच में ऐड चला, यूट्यूब लिख लो, यूट्यूब का तो अच्छा है। और प्राइम भी अब हो गया, अमेजन प्राइम का भी अभी ये हो गया, मतलब ऐड चलाएगा तो भी पैसा लेगा कंपनी से, ऐड नहीं चलाने का हम लोग से पैसा ले लेंगे। Models that offer alternatives to outright purchases include the following, जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड लाइसेंस। मतलब आप परचेज मत करो, आप एक तरह से रेंट पे ले लो, समथिंग लाइक दैट, तो वो सब्सक्रिप्शन हो गया। जैसे नेटफ्लिक्स, हम लोग सारा मूवीज़ का परचेज नहीं किया है भाई, 1 महीने के लिए भाड़े पे लिया बस, दैट इज सब्सक्रिप्शन मॉडल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस सब सब्सक्रिप्शन पे करता है। वाईफाई रिचार्ज सब्सक्रिप्शन है, अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन है। लाइसेंसिंग एंड एग्रीमेंट क्या हो गया? जैसे सब्सक्रिप्शन नॉर्मली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर मोस्टली वैसा ही रहता है। लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन में कोई खास चीज़ फर्क नहीं है। डिफरेंस क्या है? लाइसेंसिंग लॉन्गर टाइम के लिए होता है और मैंने कोई एक्टिविटी के लिए होता है। जैसे मान लो हम लोग को डोमिनोज का एक ब्रांच खोलना है, तो वी कैन नॉट टेक अ सब्सक्रिप्शन मॉडल, हम लोग को लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग करना पड़ेगा। अब वो जो जैसे बोलेगा हम लोग को वैसे ही जाके करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन में क्या भाई, जो मूवी हम लोग को देखना वही देखेंगे ना, अवेलेबल जो है उसके हिसाब से वही चीज़। तो दोनों में ये सब थोड़ा डिफरेंस होगा।
एग्जाम्पल दिया भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दे दिया है, तुम लोग अमेजोन लिखना है तो लिख लो, वाईफाई रिचार्ज हो गया, लाइसेंसिंग में लिख लो एग्जाम्पल डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू प्रोपोजिशन एंड वैल्यू चेन। वैल्यू प्रोपोजिशन का क्या मतलब होता है? हाउ डज दिस प्रोडक्ट ऐड वैल्यू, या हाउ मच वैल्यू डज दिस प्रोडक्ट ऐड। जितना ज़्यादा परसीव्ड वैल्यू रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस हम लोग कर सकते हैं, जितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा उस प्रोडक्ट का उतना ही ज़्यादा प्राइस कर सकते हैं। Value proposition refers to how customers will value the characteristics of the product or service, given the competing products and their prices. How the firm executes its value proposition is referred to value chain. तो in essence जो भी वैल्यू हम लोग कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं उसको कैसे पहुंचाना, दैट इज वैल्यू चेन। जैसे मान लो पहले AWS का वो स्पेस लेना पड़ेगा, उसके बाद एक ऐप बनाना पड़ेगा, उसके बाद ऐप मार्केटिंग करके वो ऐप को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। सो दैट विल बी द स्टेप्स प्रोसेस, उसको वैल्यू चेन। सिंपल। अ फर्म्स वैल्यू चेन कंप्राइजेज ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऐड वैल्यू करेगा, फर्म्स का एडवांटेज को कैसे एक्सप्लोर करेगा। इट एनकम्पसेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फंक्शनैलिटी, सर्विसेज, मोटा मोटी पूरा ही इंपॉर्टेंट। खाली ये देख लो, 5 एक्टिविटीज इन विच फर्म्स शुड स्ट्राइव टू एग्जीक्यूट वेल। बहुत ज़्यादा ही टफ चीज़ है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, माल कहाँ से आएगा, काम कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगा माल का, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो यही तो होता है। इसके अलावा बिजनेस में होता क्या है, माल आना कहाँ से है, प्रोडक्ट करना क्या है, बिजनेस करना क्या है, माल डिलीवरी कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, और सेल्स का एंड सर्विस कैसे करना है। तो